हेलो दोस्तों, मैं हरीश कुमार और आपका यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल राजस्थानी साइंस वाला में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको समझाऊंगा कि कूलॉम नियम का सदिश निरूपण किस प्रकार से हम कूलॉम नियम के सदिश निरूपण कर सकते हैं। तो आओ मैं आपको चित्र के अनुसार बताता हूँ कि कूलॉम नियम का सदिश निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये आपका एक्स एक्सिस से और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। और यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर आपका कौन सा बिंदु है? मूल बिंदु। इसका नाम क्या है? आपका मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु यहाँ पर, अरे सॉरी आज तो हम भूल गए। यहाँ पर नाम लिखना है क्या? कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। क्या? कूलॉम नियम का सदिश निरूपण। तो सबसे पहले हमने हटा था कि कूलॉम नियम होता क्या है। हट लिया हमने कि कूलॉम नियम होता क्या है। कि कूलॉम नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हीं दो, ये जैसे कि स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 है और इधर आपका स्थिर बिंदु आवेश है Q2। और इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती है। और इनके मध्य की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की मध्य की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आकर्षण बल Q1 Q2 ये समानुपाती होता है और ये बल है इसके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है व्युत्क्रमानुपाती। और आगे मैंने आपको समझाया था कि ये आपका समानुपाती स्थिरांक है। तो इस स्थिरांक, इसको हटाने पर आपका स्थिरांक आता है के, तो उसका मान आपको मैंने बताया था कि 1/r² ऊपर इंटू 4 पाई और नीचे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। इतना है, इतना मैंने आपको बताया था। तो आगे अब हम चलते हैं कि ये आप क्या है, बिंदु आवेश Q है और ये आपका है Q2। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि मूल बिंदु Q1 है ये आवेश, ये मूल बिंदु O के सापेक्ष है और ये आपके बिंदु आवेश Q2 है जो कि मूल बिंदु O के सापेक्ष है। इतना तो हमने पढ़ लिया है। तो अब आगे हम देखते हैं। तो इनके मध्य की दूरी R1 है और इनके मध्य की दूरी R2 है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल आप क्या होगा? F12 होगा। जैसे कि Q1 है ये और इस पर लगने वाला बल Q2 के कारण F21 होगा। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि इधर से आप बल लगाओगे तो ये इधर की तरफ लगेगा और इधर से आप बल लगाओगे ये इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पर लगे बल F12 है। F12 यहाँ से इसकी तरफ लगेगा। तो यहाँ पर आपकी जो कि होगी ना, क्या बोलते हैं, दूरी R12 हो जाएगी। R12 का F और इधर की साइड लगेगा आपके बल F21 बल किस प्रकार लगेगा? Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल है। तो इनके मध्य की दूरी आपकी हो जाएगी R21। इतना बता दिया है। तो मैं आपको नॉर्मल सी जानकारी दूं तो ये R21 है।
इसको हम माने तो R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपके ये R12 है, R12 को R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। इतना लिख दिया तो मैं आपको कूलॉम नियम के अनुसार है, यहाँ कूलॉम बल के अनुसार है, मैंने आपको बताया है कि जिसका मान 1/4πε0 Q1 Q2, 1/4πε0 Q1 Q2, मध्य की दूरी R स्क्वायर है, R स्क्वायर है, R स्क्वायर है, तो ये किसका है F1। इतना बताया आपको मैंने। इसी प्रकार से आपका कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कूलॉम के नियम से आपके के Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर का मोड और इसका हो जाएगा एकांक सदिश। अब जी आप पूछोगे एकांक सदिश होता क्या है। एकांक सदिश देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो एकांक सदिश होता क्या है कि ये एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मतलब है कि एकांक मतलब ये सदिश है मूल बिंदु O के सापेक्ष है, तो ये R21 है, R21 का वेक्टर R21 है, R21 का वेक्टर और ये R21 का मोड वेक्टर, R21 का मोड वेक्टर मतलब ये मोड के अंदर है, तो मोड के अंदर मान है तो इसका मान माइनस में और प्लस में भी हो सकता है, यानी कि इसका मान पॉजिटिव और नेगेटिव में हो सकता है। उसी प्रकार से R21 का कैप R12 का कैप होगा आपके R वेक्टर 12 अपॉन R12 वेक्टर मोड। इतना हमने देखा है, तो हम आगे जाकर देखते हैं। तो जैसे कि F12 के Q1 Q2 वो R12 है, R12 का मोड गुणा, अब हमने बताया कि R12 वेक्टर, इसको अमल करने जाए तो R12 वेक्टर का क्या है, यहाँ से इस समीकरण को हम इधर रखते हैं तो आपके आएगा क्या, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर मोड। इतना बता दिया मैंने आपको। तो इसी को आगे हल करने जाए, R12 के Q1 Q2 बाई R12, अब ये R12 अकेला रह गया और ये R12 इसके साथ आ गया, तो ये इसका हो जाएगा क्यूब डॉट R12 का वेक्टर। यह आपके समीकरण नंबर 1 है। अब हम इसी प्रकार से हम F21 मतलब Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल F21 होगा। F21 का देखने जाए तो ये आपके, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि के Q1 Q2 बट्टा R21 वेक्टर स्क्वायर, इसका हम R21 एकांक सदिश हो जाएगा ना एकांक सदिश। तो अब आगे देखने जाए F21 के Q1 Q2 R21 और ये इसके साथ आ जाएगा R21 वेक्टर बटा R21 वेक्टर मोड। इसी प्रकार से हम के Q1 Q2 R21 का क्यूब और डॉट R21, इतना हो गया। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि ये R21 है या R12 है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं।
इसी प्रकार से जैसे कि F12 बराबर KQ1 Q3 बाई R12 और इसको R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसको भी हम उसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखो तो F21 KQ1 Q2 R21 डॉट R2 माइनस R1 और इसका हो जाएगा क्यूब। इतना मैंने आपको बता दिया है। अब ये दोनों बल होंगे न, बल दोनों परिमाणों के बीच में बल लगेगा तो समान बल लगेगा, परंतु उनकी दिशा क्या होगी? विपरीत। तो अतः इनके मध्य लगने वाला बल समान, परंतु दिशा क्या होगी? विपरीत। दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो विपरीत होगी दिशा। तो यहाँ पर हम F12 वेक्टर और यहाँ पर हम F21 वेक्टर एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत। और यही आपका नियम क्या कहलाता है? एरिया प्रतिक्रिया का नियम। और इसे ही हम अगर कहे तो यही आपका नियम आपका कहलाएगा न्यूटन का तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहलाएगा। और अगला मैं एक एग्जाम्पल के